नमस्कार मैम। नमस्कार जी। अमित, कैसे हैं आप? मैम आपका आशीर्वाद है। बहुत अच्छा लग रहा है अमित, आपसे बातचीत करते हुए। जी मैम, मुझे और भी खुशी है मैम। ये एक बड़ा सुखद अनुभव लग रहा है मुझे, और गर्व अनुभव हो रहा है कि बातचीत के 27वें एपिसोड में हम आज अपने स्कूल के विद्यार्थी और जो वर्तमान में आईपीएस ऑफिसर हैं, अमित कुमार से बात कर रही हूँ। अमित, मैं थैंक आपके यू लिए मैम। ताली बजाना चाहती हूँ। मुझे थैंक यू मैम। बहुत अच्छा लग रहा है। ये भी एक गर्व की बात है कि जिन टीचर से हमने स्कूल में पढ़ाई करी है वो आज गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। मेरे लिए इससे इससे गौरव का पल और क्या हो सकता है। थैंक यू सो मच अमित। और मुझे मालूम है कि आपका बहुत बिजी शेड्यूल रहता है, फिर भी आपने टाइम निकाला है, तुरंत बातचीत के लिए तैयार हो गए हैं। अमित, एक्चुअली मैं ये शेयर करना चाहती थी कि हमारे जो पुराने स्टूडेंट्स हैं और जिनके बच्चे अब आजकल सिविल सर्विसेज के एग्जाम दे रहे हैं, उनकी इच्छा थी कि आप ऐसे बच्चों से बातचीत करें मैम, जो आज आईपीएस या आईएएस हैं। और मैंने आपसे रिक्वेस्ट की और आप तुरंत तैयार हो गए। मैम आप मुझे थोड़ी जानकारी दीजिए अमित, कि जब आपने आईपीएस में जाने की, आईएएस में जाने की सोची, तो क्या ये इच्छा आपकी बचपन से थी कि आप इस सर्विस में जाएं? मैम बचपन से तो नहीं थी। मैंने ये सोचा था कि मेरा इंटरेस्ट इंजीनियरिंग में ज़्यादा था और मैं चाहता था कि मैं नासा वगैरह या इसरो में इसमें काम करूं। हर बच्चे का एक टेंडेंसी होती है, एक जी। ड्रीम होता है। लेकिन फिर जब बड़े हुए और बड़े होकर के बहुत सारे फैक्टर्स आप देखते हैं समाज में, आप कुरीतियों को देखते हैं और कुछ जो तबका गरीब है या जिनके पास राइट्स नहीं है, अधिकारों की जिनके पास कमी है, तो उनके लिए करने की कुछ इच्छा होती है। साथ में जो आपका जो ग्रुप होता है, पीयर ग्रुप होता है, दोस्त होते हैं, उन लोगों से आपको प्रेरणा मिलती है। तो इस प्रकार से मैम ये डिसीजन मैंने लिया कि अब यूपीएससी के लिए तैयारी करनी है। तो आपने कौन मतलब ग्रेजुएशन के टाइम से कब से तैयारी शुरू कर दी थी? मैम लगातार तैयारी तो ग्रेजुएशन के बाद करी है, लगभग 3-4 साल। जी। और जी, और उतनी तैयारी का समय इसको चाहिए होता है, क्योंकि जिस तरीके क्वेश्चंस आते हैं, वो जो क्वेश्चंस हैं वो एप्लीकेशन बेस्ड होते हैं। आपको पूरा मटेरियल जो है वो समझना होता है। पहले एक चलन था क्वेश्चन पेपर का कि जी। जिसमें जो पढ़ा है वही वो पूछते थे, तो उसी को रिप्रोड्यूस करना होता था। जी। लेकिन अब चलन ऐसा हो गया है कि जो पढ़ते हैं उस पर आधारित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसको रिप्रोड्यूस नहीं करना है, उसको समझ करके और उसे अप्लाई करना है सवाल में। अच्छा जी। जी, जैसे मैम उदाहरण के तौर पे पहले मान लीजिए इकोनॉमिक्स में ये पूछते थे कि महंगाई क्या है, या फिर जो डिप्रेशन है वो क्यों हो रहा है, लेकिन हम्म। वो क्या है। तो ये एक सीधा सीधा इकोनॉमिक्स से संबंधित एक क्वेश्चन होता था। लेकिन जी। अब इसको पूछा जाता है कि आजकल के हालात को असेस करें और बताएं कि क्या चल रहा है और क्यों चल रहा है इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से। जी, जी। बिल्कुल। तो अमित, वैसे कौन से सब्जेक्ट लेने चाहिए? सब्जेक्ट का चयन किस प्रकार करना चाहिए जिससे कि मैक्सिमम मार्क्स लिए जा सकें? मैम ये एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और इस पर जो भी तैयारी कर रहे हैं, जो भी एस्पिरेंट हैं, उनको जी। एक अच्छा समय देना चाहिए। बहुत जल्दीबाजी में या दूसरों को देख करके तुरंत कोई भी सब्जेक्ट ले लेना थोड़ा सा ठीक नहीं है। ये एक बड़ा बेसिक क्वेश्चन बन जाता है, और इस वजह से मैंने भी अपनी तैयारी में बहुत सफ़र किया। जी। क्योंकि जैसे कुछ बच्चे होते हैं कि वो काफी ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं कि भाई ये सब्जेक्ट मेरा है, इसे तो मैं कर ही लूंगा। असल जी। में बात ये नहीं है कि सब्जेक्ट आपका है, बात ये देखना है कि जो क्वेश्चन पेपर आ रहा है क्या उसमें आप मार्क्स ले सकते हैं कि नहीं। सब्जेक्ट बेशक आपका हो सकता है, जी। लेकिन उसमें मार्क्स हो सकता है उन सालों में नहीं आ रहे हो। तो थोड़ा सा एक ट्रेंड भी देखना होता है यूपीएससी का कि इन इन वर्षों में कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो कि थोड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, नंबर एक। नंबर दो, हमारी कितनी तैयारी है। इसमें कई फैक्टर्स होते हैं। पहला है कि कौन से सब्जेक्ट्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। दूसरा फैक्टर है कि हमें क्या पढ़ने में आनंद आता है, क्योंकि तैयारी में मैम पूरे दिन एक प्रोफेशन की तरीके से यही काम करना होता है
तो अगर कोई ऐसी चीज ले लें जिसमें बिल्कुल आनंद ना आए तो एक सजा की तरह आदमी तैयारी करेगा, पढ़ाई करेगा, वो नहीं हो पाता है, उसमें मन नहीं लग पाता है। तो सब्जेक्ट थोड़ा सा मन लगने का भी होना चाहिए। जी। तीसरा इसमें फिर फैक्टर है कि किसकी मटेरियल आसानी से अवेलेबल है। मान लीजिए कि कोई ऐसा आपने सब्जेक्ट ले लिया जिसका मटेरियल आपको नहीं मिल रहा है, हालांकि अब तो इंटरनेट पर सारी चीजें ज्यादा से ज्यादा उपलब्ध होती जा रही हैं, परंतु जब हमने तैयारी करी थी और उससे पहले के बैचेस में मटेरियल हमको हार्ड कॉपी ही चाहिए होता था और वो आसानी से उपलब्ध नहीं होता था। तो कौन सा मटेरियल उपलब्ध हो रहा है। और फिर चौथा फैक्टर है कि क्या इसमें आपके मेंटोर, कोच, ट्यूटर या सिखाने बताने वाले गुरु उस सब्जेक्ट में है कि नहीं है। ये गुरु कोई भी हो सकते हैं, टीचर भी हो सकते हैं, आपके सीनियर भी हो सकते हैं, सीनियर एस्पिरेंट भी हो सकते हैं, जो कि आपको बताते हैं कि इस सब्जेक्ट में क्या कोर विषय हैं और उनको किस तरीके से मास्टर करना है। तो मैम ये 4 फैक्टर हैं, इन 4 फैक्टर को ध्यान में रखते हुए सब्जेक्ट लेना चाहिए। कोई एक सीधा इसका जवाब नहीं है इस सवाल का जी। प्रत्येक व्यक्ति को अपने हिसाब से इन चारों चीजों को ध्यान में रखते हुए इस सब्जेक्ट का चयन करना चाहिए। बिल्कुल, बहुत सही बात की कि अगर हमें किसी सब्जेक्ट की तैयारी करनी है तो वो हमारे लिए मुसीबत ना बन जाए, अपितु आनंद आए, उसको पढ़ने में आनंद आए जी। और लेकिन ऐसा भी है मैम कि मान लीजिए आनंद आता है मुझे फिजिक्स पढ़ने में और फिजिक्स में मार्क्स आजकल नहीं आ रहे हैं, होता है बिल्कुल। और 4-5 साल से ज्यादा आदमी तैयारी करता नहीं, 4-5 साल का अक्सर ट्रेंड होता है यूपीएससी में, जो देखते आए हैं हम लोग ने भी पहले से भी पूछा जैसे और सीनियर स्टूडेंट से भी। तो वो 4-5 साल अगर आपके निकल गए उसी में ही तो आप कुछ हासिल नहीं हुआ ना। मेनली तो चीज ये है कि हासिल करना है जी। मतलब समय बेकार, समय वेस्ट हुआ उस समय। जी जी जी, जी। तो मेरा समय फिजिक्स की वजह से मेरा समय वेस्ट हुआ। अगर मैं पहले अपना सब्जेक्ट बदल लेता, फिजिक्स मुझे बहुत प्रिय था, लेकिन जैसे फिजिक्स मुझे प्रिय था उस तरीके के सवाल यूपीएससी नहीं पूछती थी जी। मुझे अप्लाइड पसंद था और यूपीएससी जो है थोड़ा रिप्रोडक्शन और रिगर्जिटेशन टाइप के सवाल उस समय पूछ रही थी, तो इस वजह से वहां पर मैंने नुकसान उठाया जी। तो वैसे अमित, मुझे आप ये बताइए कि इसकी तैयारी के लिए क्या रणनीति होनी चाहिए। मैम रणनीति इसकी जो है वो बहुत कठिन नहीं है बोलने में, समझने में, पर करने में बहुत कठिन है। ये एक मैराथन की तरह है, ये 100 मीटर की रेस नहीं है जी। तो इसीलिए इसमें वो लोग अक्सर सफल हो पाते हैं जो लोग लंबे समय तक एक ही एफर्ट करते रहने के आदी होते हैं या कर सकते हैं, क्योंकि ये एक आम मतलब एक आम बात है कि व्यक्ति एक ही चीज को करते हुए बोर हो जाता है। बात ये है कि यूपीएससी की तैयारी मेरे हिसाब से लगभग 3 साल का एफर्ट है। अच्छा, 3 साल का जी जी, 0 से शुरू करते हैं और 3 साल के बाद आप इस पोजीशन में होते हैं कि आप इस बात को अपना हक मान सकते हैं कि हाँ मैं एक शीर्ष स्तर पर किसी सर्विस में अपना चयन करा सकता हूँ, ये करा सकती हूँ। अच्छा। वो 3 साल कभी भी हो सकते हैं, वो 3 साल आपके ग्रेजुएशन के साथ साथ हो सकते हैं, वो ग्रेजुएशन के बाद हो सकते हैं जी। और इन 3 सालों का जो शेड्यूल है वो भी मैं आपको लगे हाथ बता देता हूँ मैम कि रोज लगभग 4 घंटे पढ़ने की आवश्यकता है जी। जो वीकडे हैं, जैसे कॉलेज के बाद या जॉब के बाद जी 3 घंटे 4 घंटे, और फिर उसके बाद वीकेंड पे आप ज्यादा से ज्यादा समय निकाल के जैसे 6 घंटे या 7 घंटे या 8 घंटे निकाल करके वीकेंड पे उसको एक वीक में इतना समय आप निकाल सकते हैं जी। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमने 12 घंटे पढ़ाई करी, हमने 14 घंटे पढ़ाई करी, वो है लेकिन वो बहुत ज्यादा समय तक सस्टेन नहीं हो पाता, या फिर अगर मान लीजिए आपके पास कोई और काम है, आप पढ़ रहे हैं या आप नौकरी कर रहे हैं, तो रोज 12-14 घंटे निकालना संभव नहीं है। 12-14 घंटे तक अपना अटेंशन एक जगह बनाए रखना, केंद्रित करे रखना ये आसान नहीं है, लेकिन हाँ जो ये कर लेते हैं तो उसके लिए ये कम समय में भी हो जाता है जी। तो अमित, किस तरीके की कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए, या करंट अफेयर्स के लिए जो तैयारी करते हैं वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, तो उसके लिए क्या न्यूज़पेपर पर्याप्त है या कुछ और बुक्स पढ़नी चाहिए। मैम यूपीएससी के लिए तैयारी करना एक तरीके से समझ लीजिए एक बहुत बड़े महल या हवेली या किले को बनाने के जैसा है जी। इसमें कई लेयर में काम होता है। सबसे पहले आप
जो ग्राउंड है, जो जमीन है, उसे तैयार करते हैं, फिर उसकी नींव खोदते हैं, फिर उसमें नींव पड़ती है, फिर जी उसके बाद उसमें उस नींव के बाद उसके ऊपर दीवार बनती है, फिर उससे ऊपर की मंजिल बनती है, छत पड़ती है। इस तरीके से तैयारी जी कई लेयर्स में होती है। जी तो सबसे पहले आपको ये जानना है कि आपकी ग्राउंड लेवल प्रिपरेशन कैसी है, आपकी जो जमीनी जानकारी है वो कितनी है। अगर आपने स्कूल में जी अच्छे से पढ़ाई करी है तो आपको एनसीईआरटी, जो कि एक जमीनी जानकारी देता है, वो अक्सर वो, जैसे मुझे एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि मैंने स्कूल में अपनी बुक्स अच्छे से पढ़ी थी, तो मुझे एनसीईआरटी में ऐसा नहीं लगा कि मुझे समय देने की जरूरत है। तो मेरा ग्राउंड लेवल तैयार था। उसके जी बाद फिर दूसरी जो चीज होती है, उससे आप एक लेवल ऊपर जो बुक्स हैं, जो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स हैं एनसीईआरटी के अलावा, ग्रेजुएशन लेवल की और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल की, आपके सब्जेक्ट की या जनरल की, जो इसमें जीएस है सब्जेक्ट, उसकी वो तैयारी, उसको आपको आत्मसात करना है। जी फिर उसके बाद जब आप वहां तक पहुंच जाएं, जी उसके बाद फिर कोई लिमिट नहीं है, आप कितने मंजिल की बिल्डिंग बनाना चाहते हैं, उसकी कोई बिल्कुल लिमिट नहीं। जी, जितना अच्छा आप जितना ज्यादा एफर्ट डालेंगे। लेकिन दो चीजों का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक तो ये कि हर बार जब भी आप एक साइकिल पूरे सब्जेक्ट की पूरी करें, जी तो उसमें पूरे सब्जेक्ट को कवर करें, जी केवल कुछ टॉपिक्स को नहीं। जी कुछ जब खासतौर से जब नीचे वाली मंजिलें आप बना रहे हैं, जी जब आप ऊपर पहुंच जाते हैं और आपने अपना पूरा सब्जेक्ट मास्टर कर लिया है, वहां पे आपको स्पेशलाइज करना चाहिए उन एरियाज को जी जो कि अभी डेवलपिंग है, अपकमिंग है, या फिर जिनमें मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, क्वेश्चन अच्छे आ रहे हैं, जिसमें मार्क्स आप ले सकते हैं। जी जी, बिल- जैसे मैंने साइकोलॉजी लिया था, तो अच्छा साइकोलॉजी की एक बेसिक नॉलेज होना जरूरी है। जी और फिर उस बेसिक नॉलेज के बाद फिर आप जब पूरा सब्जेक्ट मास्टर कर लेते हैं, उसके बाद फिर कुछ विषय जो हैं उसमें उनकी थोड़ी मास्टरी करना जरूरी है, और उसमें क्या लेटेस्ट चल रहा है, रिसर्च क्या चल रही है, वो सब करने की जरूरत है। ये सब आप तीसरे साल में करते हैं। जी पहले साल में आप अपना बेसिक तैयार करते हैं, जी दूसरे साल में उसको सुदृढ़ करते हैं, और तीसरे साल में फिर आप जो स्पेशल जो चीजें हैं, इनको 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 उसके ऊपर बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ जी मुझे यह भी कहना है जी कि इसका ये मतलब नहीं कि तीसरे साल में आप वो नहीं पढ़ेंगे जो पहले साल में। इसमें रिवीजन की बहुत ज्यादा जरूरत है। जी आप जो भी पढ़ रहे हैं उसको बार बार रिवाइज करना जरूरी है। जी और इसी पे ही मैम फिर जो हमारी दिनचर्या है उसका भी बहुत बड़ी कीमत, बहुत बड़ी उसकी उसकी जगह है, उसकी अपनी एक इम्पोर्टेंस है। तो उस बारे में जी मैं आपको अभी बताऊंगा। जी अच्छा, अमित कहते हैं कि खाली पढ़ते ही नहीं रहिए, ये तो हम स्कूल टाइम में भी बोलते थे। राइटिंग जी की भी बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है, स्पीड होनी चाहिए। जी तो इसकी किस तरीके से तैयारी करते हैं? जी मैम, ये भी मेरी ये गलती रही थी। जैसे मैंने अपनी गलतियों से कुछ सीखा। जी तो मैं, जैसे आपने ठीक कहा मैम, मैं पढ़ता रहा, जी और मैंने ये सोचा, क्योंकि हम हमेशा से ऐसी तैयारी करते रहते हैं कि सब कुछ पढ़ लो जी और फिर वो सब पढ़ लोगे, सब याद कर लो, और फिर उसके बाद उसका एग्जाम आएगा तो कैसे नहीं क्वेश्चन हो पाएगा। जी लेकिन ये नॉर्मल स्कूल एग्जाम या यूनिवर्सिटी एग्जाम जैसे नहीं है। जी ये इतना वृहद है कि आप ना तो सब कुछ 100% कभी नहीं पढ़ सकते, जी और 100% का 100% कभी याद नहीं रख सकते। तो इसलिए आपको उसको बार बार रिवाइज करना जरूरी है। और जो राइटिंग प्रैक्टिस की मैम आपने बात कही, एक जी बार जब आपकी नींव तैयार हो जाए और पहली मंजिल बन जाए, उसके बाद फिर ज्यादा से ज्यादा राइटिंग प्रैक्टिस की जरूरत है। क्योंकि जी सिलेक्शन के दो दो प्रोसेस हैं, यानी दो स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है पढ़ना, जी और दूसरा स्टेप है जिससे जिससे सिलेक्शन होता है, वो है एग्जाम पेपर में, एग्जाम हॉल में लिखना पेपर पर। जी क्योंकि आपने कितना भी पढ़ा हो, अगर आप पेपर देने नहीं गए तो जी सिलेक्शन नहीं हो। उसी जी तरीके से आपने कितना भी पढ़ा हो, आपने वो चीज पेपर पर नहीं लिखी तो बेकार। बिल्कुल तो जी, तो इसलिए वो चीज को बिल्कुल इग्नोर न किया जाए, और एग्जाम राइटिंग की प्रैक्टिस की जाए। लेकिन मुझे लगता है कि कच्ची तैयारी में एग्जाम राइटिंग प्रैक्टिस से कोई खास फायदा नहीं होता। एक बार पूरा सिलेबस कवर हो जाए, आप जान जाएं कि कहाँ पर क्या है, कौन सा टॉपिक है। एक सवाल के जवाब में 2-3 टॉपिक कई बार यूज होते हैं। हम्म तो जी, खास तौर से पेपर 2 जो होते हैं वो अप्लाइड होते हैं, सब्जेक्ट के पेपर 2। जी तो
उसमें एप्लीकेशन होती है पूरे मटेरियल की, मास्टरी होती है, जिसको आपको जगह जगह से पिक करना होता है। पूरे सब्जेक्ट का माइंड मैप आपके दिमाग में होना चाहिए, और फिर वहां से आप अलग अलग जगह से पिक एंड चूज करके और अपना आंसर लिखें। जी बिल्कुल। जी। और जितनी लिखकर प्रैक्टिस होगी वो हमें हमेशा याद रहता है। यही बात हम स्कूल में भी बच्चों को बोलते रहते हैं कि आपने लिखकर प्रैक्टिस करनी है। और आपने ये बताइए कि कई बार क्या होता है कि बच्चे का एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा है, निराशा आ रही है, तो हमेशा एक मोटिवेशनल जो है वो कैसे बने रहना चाहिए? जी मैम, ये आपने बहुत अच्छा सवाल रेज किया मैम। एक चीज जी मैं ऐड करना चाहूंगा पिछले जवाब में मैम, कि जो आपने बताया कि रिटन प्रैक्टिस के लिए जी रिटन प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल ठीक आपने ये बात कही जी कि जो हम लिखते हैं वो हमें याद रहता है। ये इससे सही शायद कोई और बात है नहीं। जी जरूर रिटन प्रैक्टिस करनी चाहिए। केवल एक चीज की उसमें समस्या आती है, मेंटोर की, जो आपका आंसर चेक करे उसकी। जी। तो अच्छी टेस्ट सीरीज वगैरह हैं मार्केट में, जो अच्छे कोचेस हैं जी और अच्छी कोचिंग है, वो लोग आपके आंसर शीट चेक करके आपको वापस उसमें जो कमी बेची है वो बताते हैं। तो वो एक अच्छा। बड़ी इम्पोर्टेंट बात है। जी मैम। दूसरा, आपने जो मैम क्वेश्चन पूछा, मोटिवेशन मोटिवेशनल। कैसे बनाए रखें, जी, जी उसके बारे में मेरा ये कहना है कि शुरू में मैंने जब ये आपसे बात करना शुरू किया था, तो मैंने यही कहा था कि एक मैराथन है। जी तो इसमें असल में ये टेस्ट ही इसी चीज का है, जी एग्जाम का टेस्ट नहीं है। मुझे नहीं लगता है कि इससे जो संस्था है उसको कोई फर्क पड़ता है कि हमको नाइजीरिया के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या वहाँ के डिफेंस मिनिस्टर का नाम जानने से कोई फर्क पड़ता है। वो जी। ये देखना चाहते हैं कि हम कितना एक ही चीज पर लगनशीलता से काम कर सकते हैं, हम्म। और कितना उस लगातार एक हार के बाद या फिर एक रोज का पढ़ना बिल्कुल आसान नहीं है। मुझे लगता है फिजिकल लेबर जितना या उससे अधिक कठिन होगा। जी तो रोज लगातार मेहनत करना आसान नहीं है। जो लोग ये कर सकते हैं वही डिफरेंस मेक करते हैं कि कौन ऑफिसर क्वालिटी है और कौन नहीं। तो वो ओके। मोटिवेशन बनाए रखनी होगी। और इसके लिए मेरा एक गुरु मंत्र है जो उसको मैंने हमेशा फॉलो किया, जी कि मोटिवेशन आती जाती रहती है। आज हम्म हमें लगता है कि आज तो मैं आईएएस बन के रहूंगा और आज मेरी वर्दी सिलवा दो, मैं तो आईपीएस बन गया हूँ, और शाम तक ऐसा मन निढाल हो जाता है कि ये दिल होता है कि सामान समेटो और घर चलो, कुछ नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो। तो उसके लिए मैम ये जरूरी है, जो चीज मैंने फॉलो करी, कि डिसिप्लिन इज मोर इम्पोर्टेंट देन मोटिवेशन। आप यस। अपनी एक दिनचर्या बनाइए, उस दिनचर्या को डिवाइड कीजिए घंटों में, जी और वही काम कीजिए, और फिर देखिए आपको डिमोटिवेट होने का समय ही नहीं मिलेगा। आप हमेशा बस ये देखेंगे कि इतने बजे से इतने बजे तक मुझे ये करना था, वो हुआ कि नहीं। और हम्म। अगर आपकी इस तरीके से एक ये शेड्यूल बन जाएगा, दिनचर्या बन जाएगी, तो सारी चीजें रिवाइज भी होती रहेंगी और सारे आप आगे भी मूव करते रहेंगे। तो इससे क्या होता है, मोटिवेशन भी बनता रहता है कि अच्छा मैंने इतना कर लिया, इतना बच गया। आप रिजल्ट देखते रहते हैं ना। बिल्कुल। जी। बहुत अच्छी बात कि एक डिसिप्लिन वे में अगर हम रहते हैं, टाइम टेबल बनाते हैं, उसके हिसाब से बिल्कुल चलते हैं, खाली टाइम टेबल नहीं बनाते हैं, उसके साथ आगे चलते हैं, तो हम हमेशा हमारी सोच सकारात्मक रहेगी। तो अमित मैम ये बत हाँ जी। पढ़ने से ज्यादा जरूरी मैम, इनफैक्ट सब्जेक्ट चूज करने के बाद अगला जो काम आता है वो है टाइम टेबल बनाने का। टाइम टेबल बनाने का। जी। बिल्कुल। और अमित क्या जैसे कोचिंग सेंटर्स हैं, ऑनलाइन हमें बहुत सारा मटेरियल मिल रहा है, तो आपने भी कोई कोचिंग ज्वाइन की थी जी, या मैंने करनी कोचिंग ज्वाइन चाहिए? की थी। जी। करनी चाहिए या नहीं ये तो व्यक्ति विशेष पर डिपेंड हम्म, करता है। जैसे कि मैंने जब जिस साल मेरा सिलेक्शन हुआ उस साल मैंने कोचिंग नहीं ज्वाइन करी थी। जी मैं जॉब में था। लेकिन उससे पहले जब मैंने तैयारी करी थी तो तब मैंने कोचिंग ज्वाइन करी थी। कोचिंग कुछ इस तरीके की चीज है, जैसे मान लीजिए आप खाना बना रहे हैं, तो खाना जी बनाते हुए आपके साथ एक सहायक है, तो वो आपको जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो काट के छील के तैयार करके दे देगा। जी और कुछ सहायक ऐसे भी हैं कि हो सकता है उसमें से वो ग्रेवी बना के आपको दे दें, बाकी चीजें आपको उसमें तैयार करनी है। उतनी मदद आपकी हो सकती है जी इसमें। लेकिन इसका नेगेटिव ये है कि फिर वो जो बनाएगा
वही आप प्रस्तुत कर पाएंगे। यानी कि अगर आप शेफ हैं और जी आपका हेल्पर ग्रेवी बना के आपको दे रहा है, तो आप फिर ग्रेवी चेंज नहीं कर सकते। कहने का नहीं मतलब कर ये है सकते। हाँ जी कि कोचिंग आपको कुछ चीजें रेडीमेड दे देता है, जी लेकिन उसमें फिर आपका जो एक अपना सोचने का तरीका है, जी वो चीज उसमें इनकॉर्पोरेट नहीं हो पाती। कुछ टॉपिक अगर कोचिंग वाले छोड़ देते हैं या उनको कमजोर रखते हैं, उनके मटेरियल में सारे टॉपिक स्ट्रांग नहीं होते हैं, जी तो वो फिर टॉपिक आपके भी कमजोर रह जाएंगे। तो उसको एक स्टेपिंग लैडर की तरह, एक सीढ़ी की तरह यूज करते हुए, मटेरियल अभी लगभग सारा उपलब्ध है, आप जी देख सकते हैं। बट ये डिसीजन मतलब बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, बट हाँ मदद उतनी जरूर मिलती है कि आपको चीजें रेडीमेड मिल जाती हैं। जी कुछ हेल्प जी मिल जाती है और बाकी इंसान की अपनी मेहनत है जिससे जी वो अपने बिल्कुल। लक्ष्य तक पहुंच सकता है। जी अ, अमित, ये बताइए कि अभी जो आपकी लाइफ है, आप इस जॉब में आए हैं, आपको ये लाइफ कैसी लगती है? मैम, मैं बताना चाहूँगा, इससे पहले मैंने IIM अहमदाबाद से MBA किया और फिर मैंने यूएस में जॉब करी। मैं यूएस में था जब अच्छा मेरा सिलेक्शन हुआ यहाँ पे। जी। अच्छा। तो उस समय क्योंकि मैं यूएस में था, तो मुझे लगता था कि वहाँ की चकाचौंध में और सारी चीज़ों में मुझे बड़ी अच्छा वहाँ की लाइफस्टाइल लग रही थी, जी और मेरा इतना मन नहीं था यहाँ ज्वाइन करने का। तो मेरी जो मम्मी थी, उन्होंने मुझसे कहा कि तुम यहाँ एक बार आ जाओ और देख लो। हालांकि इन लोगों मेरे माता पिता ने बहुत ज्यादा मुझे प्रेशराइज कभी नहीं किया तैयारी के लिए, जी। लेकिन हाँ, ज्वाइन करने के लिए मम्मी ने जरूर ऐसा कहा कि एक बार ज्वाइन करके देख लो, पसंद नहीं आएगा तो वापस चले जाना। अच्छा। तो ये भी मम्मियों की एक ट्रिक होती है, जो शायद उन्होंने मुझ पे चलाई, जो काम कर गई। जी तो बिल्कुल। जी, तो मैंने देखा, वहाँ की लाइफस्टाइल देखी। अब मैं इस समय यहाँ उत्तर प्रदेश में हूँ, और अपने देश के जो जो हिंटरलैंड है, जो जो अंदरूनी इलाके हैं, जो कुछ पिछड़े लोग हैं, उनके साथ मैंने काम किया, और जी दोनों जगहों का अपना अलग आनंद है। मैं सिर्फ कहने की बात नहीं है, मैं दिल से सोचता हूँ, जानता हूँ और कह रहा हूँ कि जब से मैंने पुलिस की नौकरी ज्वाइन की, उस दिन से आज तक मेरा कोई भी दिन बोरिंग नहीं हुआ। मेरा बिल्कुल। कोई भी मंडे ऐसे नहीं हुआ कि अरे सुबह उठना है, जाना है। मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि ये जिंदगी जो है वो, जैसे हम लोग अक्सर कहते हैं, झिलाऊ हो चुकी है, हम झेल रहे हैं, पक गए हैं। इस तरीके की लैंग्वेज हम लोग बहुत यूज करते हैं। जी मैं जब प्राइवेट जॉब में था, तब जरूर मेरे मन में आता था कि अरे आज मंडे है, आज ना जाते तो कितना अच्छा लगता। लेकिन बिल्कुल। मुझे कभी भी यहाँ इस जॉब में ऐसा नहीं, कोई दिन मेरा अनइंटरेस्टिंग रहा हो, ऐसा नहीं है। हर दिन अलग है और इंटरेस्टिंग है, और बहुत आनंद आता है। हाँ, बहुत। ये बात जरूर है कि वहाँ की जैसी लाइफस्टाइल नहीं है, जी वहाँ की जैसी तनख्वाह नहीं है। मैं कह सकता हूँ कि जी। जितना मैं वहाँ टैक्स दे रहा था, उतनी मेरी यहाँ पर सैलरी है। पर जो जो आनंद अपने लोगों के साथ रहने में, काम करने में आता है, उस आनंद की कोई कीमत लगाई नहीं जा सकती। और बिल्कुल। सबसे बड़ी बात है कि जो सम्मान मिलता है, जी उस सम्मान आपको कभी कहीं और नहीं मिल सकता। मैं अगर यूएस में होता, तो शायद मेरी आज आपसे इतनी देर बात नहीं हो रही होती, मेरी ये कॉल रिकॉर्ड नहीं करी जा रही होती, मेरी इस रिकॉर्डेड कॉल को दूसरे लोग सुन नहीं रहे होते, और कोई बच्चा अपने मन में ये सपना संजोए सोच नहीं रहा होता कि यह व्यक्ति जो फोन पर इतनी देर से बोल रहा है, ऐसा कुछ मैं भी कर सकूं। यस, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। यानी आपकी जो बातचीत है, वो मुझे लगता है जो जो सुनेगा उसके मन में ये जरूर भावना आएगी कि काश मैं भी ऐसा बन सकूं और मैं भी इन बातों को अपना सकूं। मैम, ये भावना मैम सबके मन में आती है कि काश मैं ऐसा कर सकूं। कर मेरे मन में सकूं। भी आती है कि काश मैं भी अमेरिका का राष्ट्रपति बन सकूं। लेकिन वो वो बात मैं ये कहना चाहता हूँ सुनने वालों को, कि सिर्फ सोचने से नहीं होता है। हमने संस्कृत में एक कहावत पढ़ी थी स्कूल में, नहीं सुप्तस्य सिंहस्य सिंगर से। प्रणशंति मुखे मृगा। बिल्कुल। तो बिल्कुल सही उसके है। लिए एफर्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। केवल केवल मुंगेरी लाल के सपने देखने से सपने। कहीं कभी कुछ नहीं होता। बिल्कुल। उसके लिए इस अग्निपथ से होकर के गुजरना पड़ता है, और वो एक अजाब है। जो तैयारी का समय होता है, वो आपको रोज मरना है, रोज जिंदा होना है।
बहुत ज्यादा एफर्ट है, आसान काम नहीं है। बिल्कुल। अगर इतना एफर्ट डालना आप सोचते हैं कि ये ठीक है तो जरूर करें। एक और मेरी सलाह ये रहेगी मैम, जी जो फिर से मेरी अपनी गलती से मैंने सीखा, कि जी एक बैकअप जरूर रखें। कोई जॉब हो अगर उसके साथ साथ तैयारी करनी बेहतर है, क्योंकि 10 लाख लोग फॉर्म भरते हैं और सिलेक्शन केवल 1,000 का होता है, तो सभी का सिलेक्शन नहीं होगा, ये बात बिल्कुल। गारंटीड है जी। तो ऐसा ना हो कि सारे हम 3-4 साल 5 साल लगा दें और उसके बाद फिर हाथ पल्ले बिल्कुल कुछ ना लगे जी। ऐसा तो बहुत इसलिए देखा जाता है अमित जी जी कि बहुत जी से स्टूडेंट्स 4-4 5-5 साल बर्बाद कर देते हैं और उसके बाद कुछ भी हाथ नहीं आता, फिर ये भी समझ में नहीं आता कि अब आगे पढ़ाई करनी है या आगे किस जॉब में जाना है। तो बैकअप मैम मेरे होना साथ बहुत जी जरूरी है। जी मेरे साथ कुछ बहुत अच्छे स्टूडेंट्स थे जी जिनका पता नहीं, मैं नहीं समझ सकता कि क्यों नहीं हुआ, पर नहीं हुआ। और जी एक समय पे मेरा भी नहीं हुआ था, मैं भी यूएस चला गया, तो मैंने सोच लिया था कि भाई अब मेरा नहीं होगा सिलेक्शन। जी तो मैं इसके दोनों तरफ रह चुका हूँ इस लाइन के, तो मैं यही सलाह देना चाहूंगा सभी सुनने वालों को कि अपने पास एक बैकअप जरूर तैयार रखें, और दोनों चीजों को दिमाग में रखें कि होगा, हो भी सकता है, नहीं होगा, नहीं भी हो सकता, नहीं। पर अपना एफर्ट डालना है। ये जो तैयारी का समय है, ये अपने आप में इतनी बड़ी एक ट्रेनिंग है जी कि आपको पूरी जिंदगी के लिए तैयार कर देता है। जब मैं यूएस में भी था मैम, और मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था, जी और उससे पहले मैंने कोपेनहेगन में भी कुछ समय काम किया है, जी तो मुझे कभी किसी से बात करने में या कनेक्ट करने में, चाहे वो किसी भी देश का हो, मुझे जी दिक्कत नहीं, क्योंकि मेरे पास इतना नॉलेज थी कि मैं कभी भी किसी से बात करता था तो मेरे को कुछ ना कुछ उसके देश का पता होता था। तो एक एक स्टार्टिंग के लिए पहली जो सीढ़ी थी वो हमारे पास थी। उसके बाद फिर आपका अपना व्यक्तित्व है, आप किस प्रकार से लोगों में घुलते मिलते हैं, जी तो वहाँ भी मुझे बड़ा अच्छा लगा। बहुत अच्छा अमित, आप बहुत अच्छी कविताएं भी लिखते हैं। तो आप अपने आप अपने संदेश में या आप कोई ऐसी बात आपने कोई आपकी बहुत प्रिय कविता जो आपने लिखी है, अगर आपको याद हो और आप इस 2 पंक्तियां सुना दें तो बहुत अच्छा लगेगा। मैम कविता के साथ साथ मैं शायरी असल में करता हूँ, और वो एक दूसरी लाइन है, एक दूसरी विधा है। जी आपने जैसा कहा कि मैं कुछ अगर कहना चाहूंगा, तो मैम मैं वो कहना चाहूंगा, अपना गुरु मंत्र बताना चाहूंगा सबको। बहुत जरूर। छोटा सा मेरा गुरु मंत्र है, जब भी मैं परेशान होता था, जी और वो चीज रोज होती थी, मैं कहना जी चाहता हूँ, रोज मैं परेशान होता था तैयारी के समय, और मैं अपने आप को यही कह करके शक्ति देता था कि सोल्जर ऑन, सोल्जर ऑन, सोल्जर ऑन। यानी कि एक युद्ध में एक सिपाही की तरह जी आप बढ़ते रहो, बढ़ते रहो, बढ़ते रहो। यही मेरा गुरु मंत्र है। बहुत बढ़िया। वही बात कि कभी ना रुकना है ना जी ठहरना है, बढ़ते जाना है, मंजिल सामने है, पर उसकी तैयारी पूरी करनी है। कहीं कभी जी ये ना लगे कि तैयारी में कमी रह गई। बिल्कुल मैम, ये बहुत बड़ी बात है मैम। मैंने 3 साल तक सिनेमा हॉल का मुंह नहीं देखा था। जी मैंने मैंने मैम 3 साल तक ये समझ लिया, अपने परिवार वालों से मैं शायद कुछ दिन के लिए मिल के आया। मैंने दिवाली होली कोई नहीं, सभी लोग करते हैं ऐसा, मैं अकेला नहीं था, बहुत लोग करते हैं, सभी लोग करते हैं। जी लेकिन हाँ, इस लेवल का डेडिकेशन आपको चाहिए होगा, तो आप ये सोच सकते हैं कि हाँ मैं बन सकता हूँ। ये कोई गारंटी नहीं है, जी पर लेवल ऑफ डेडिकेशन तो जरूरी है। बहुत जरूरी है। और मेरे ख्याल से अमित, हर आप जहाँ भी जॉब करते हैं, जो भी काम करते हैं, अगर उसमें डिसिप्लिन है, डेडिकेशन है, तो आपकी जिंदगी बहुत अच्छी है। मैम यही सिखाता है ये तैयारी जी करना, मैं आपसे कह रहा हूँ ना, यूपीएससी की तैयारी करना यही सिखाता है कि किस तरीके से अपने जीवन को अपने कंट्रोल में लेना है, जो चीजें कंट्रोल में नहीं है जी उसमें भी कैसे रास्ता निकालना है, एम्बिग्विटी में और अनसर्टेनिटी में कैसे जीना है, और कैसे अपने आप को उसमें खुश रखना है। अगर आपने ये सीख लिया जी तो फिर जिस भी फील्ड में होंगे ठीक है। उसमें बिल्कुल फिट रहेंगे। बिल्कुल ठीक। जी तो अमित, आपने इतनी अच्छी बातचीत की, इतने वर्षों बाद मैंने आपसे बात की है, वही फेस वही शक्ल नजर आ रही है, और कितना अच्छा आपने बताया है। निश्चित रूप से बहुत से स्टूडेंट्स इससे लाभान्वित होंगे, और मैं ईश्वर से कामना करती हूँ आप
स्वस्थ रहें, दीर्घायु हो, आपका दाम्पत्य जीवन बहुत सुख से भरा हो और आप खूब तरक्की करें, ये मेरी दिली इच्छा है। थैंक यू मैम। गॉड ब्लेस यू बेटा। थैंक यू सो थैंक यू मच। मैम। थैंक यू मैम। ओके बेटा, बाय बेटा, नमस्कार। नमस्कार।